हाय गाइस, मूल विधि के तहत हम लोगों ने आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 पूरा किया था। महामारी अधिनियम 1897 भी पूरा कर दिया है ना। और उसी के तहत इस समय आपका चल रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं, जिनमें से और जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की, जिन लोगों की क्लास मिस हो गई है, वो लोग YouTube पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग इस समय YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाकी की जो प्लेलिस्ट है पूरी तरीके से उनको दिख जाए। और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल में क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की जानकारी भी उनको सही ढंग से मिल जाए। चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट तीसरे पॉइंट पे, यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की ओर। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं। तो हम वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप जो है 6 के 6 अध्याय और 31 धाराएं पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ाई करते समय ये इम्पोर्टेंट तो होता ही है कि क्या पढ़ना है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। हम आपको सारे के सारे, शायद ही कोई व्यक्ति आपको, कोई टीचर आपको 1 to 35 सारे धाराओं के बारे में बताएंगे, लेकिन डिस्कशन उसी का करेंगे जो जरूरी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 में धारा 1। तो अध्याय 1 में है संक्षिप्त नाम विस्तार। पहले पार्ट में है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम क्या है आपको मालूम है। सूचना का अधिकार अधिनियम लिख देता हूँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये इसका संक्षिप्त नाम है। धारा 1 की उपधारा सेकंड में है विस्तार। विस्तार में क्या है? विस्तार में आज की डेट में संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। जिस समय ये लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को हमारे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया था। तब से कोई भी संविधान का कानून लागू होता है वो संपूर्ण भारत में लागू होता है। अब अपवाद नाम की चीज खत्म हो गई है, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। ठीक है ना। तीसरा जो इसमें मेंशन किया गया है, तीसरा मेंशन किया गया वो ये किया गया है कि इस सूचना के अधिकार के धारा 4 का पहली उपधारा, धारा 4 की पहली उपधारा, फिर धारा 5 की पहली और दूसरी उपधारा, उसके बाद में है धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28। ये जो है जिस दिन कानून हमारा लागू हुआ उसी दिन ये सारी धाराएं लागू हो जाएंगी। शेष धाराएं 120 दिन बाद प्रभावी होगी। ठीक है ना। तो अध्याय 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है अध्याय 1 की उपधारा 1 फर्स्ट में दिया हुआ है संक्षिप्त नाम क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सेकंड में दिया है इसका विस्तार संपूर्ण भारत। ठीक है ना। और थर्ड में दिया है धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और 2, उसके बाद धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28। इतनी धाराएं जिस समय ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तुरंत लागू हो जाती है। उसके बाद में 120 दिन बाद बाकी की धाराएं प्रभावी मानी जाती है। ये कंडीशन थी आपकी अध्याय 1 की। इसी में दूसरा धारा 2 है, क्या कहती है देखिए, धारा 2। धारा 2 में क्या है? धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाएं हैं टू का से लेकर टू ढा तक। टू का से टू ढा, ढपली वाला ढा, परिभाषाएं दी हुई है। ठीक है। तो सारे शब्दों की जो ग्लोसरी वगैरह होती है उससे संबंधित सारी परिभाषाएं दी हुई है। इसमें एक मेन परिभाषा है, आपको बता देता हूँ। टूचा में है सूचना। सूचना किसे कहते हैं? तो सूचना के लिए किसी साधारण अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, नमूने, मॉडल इत्यादि। इसके अलावा प्राइवेट निकाय जैसे एनजीओ इत्यादि जहां सरकारी खजाने से वित्त पोषण हो रहा हो। ठीक है ना। सूचना का मतलब किसी साधारण अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन,
ईमेल, सलाह, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, नमूने यानी सैंपल भी दे सकते हैं आप, मॉडल इत्यादि प्राइवेट निकाय, एनजीओ वगैरह जहां पर सरकारी खजाने से वित्त पोषण होता है, ये सारी चीजें किसके तहत आती हैं? प्राइवेट निकाय का मतलब जैसे एनजीओ वगैरह होती है, एनजीओ वगैरह ये सारी चीजें होती हैं प्राइवेट निकाय के अंतर्गत, जैसे कोई प्राइवेट कारखाने या फैक्ट्री है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह है जिनमें सरकार वित्त पोषण करती है, सरकार के द्वारा उनका कार्यक्रम चलता है, कार्यकलाप, वो सारी चीजें आपके सूचना के तहत आती है। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में दिया हुआ है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे देश में 50% से ज्यादा करप्शन सूचना के अधिकार कानून के सिर्फ एक धारा से खत्म हो सकता है अगर ठीक से इम्प्लीमेंट करके लगा दिया जाए, उस धारा को ठीक से प्रभावित कर दिया जाए। वो है धारा 4। सूचना के अधिकार के तहत अध्याय 2 में जो धारा 4 है वो इतनी स्ट्रॉन्ग धारा है, अगर उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि 50% भारत का करप्शन, भारत का जो भ्रष्टाचार है 50% खत्म हो जाएगा। ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है धोखे से आ गया, ये मान लीजिए केजरीवाल जैसे लोगों के काफी प्रयास करने के बाद आ गया। अदरवाइज ये कभी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी या नेता लोग कभी इसको लाना उचित नहीं मान। और आपको यकीन नहीं होगा, अभी आगे जाके पढ़ा रहा हूँ, आप देखते रहिए, स्टे ट्यून रहिए इस पे वीडियो में। तो सूचना के अधिकार के तहत आपका जो अध्याय 4 है वास्तव में सबसे ज्यादा अध्याय पावरफुल है अध्याय 4, और बहुत ही कम लोग उसको पढ़ाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अध्याय 2 में है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं यानी कि सूचना के अधिकार के नियम के तहत जो लोक प्राधिकारी है, जो हमारे आका लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हैं, जिनको हम लोग पूजा करते हैं, उनके लिए बाध्यताएं क्या क्या है आम जनता को जानना चाहिए, बहुत जरूरी है जानना। अदरवाइज आपने देखा होगा हम लोग बहुत साधारण तरीके से बोलते नहीं, देखते हैं, जो कहते हैं सरकारी कार्यालयों में ऑफिसर देवता है और प्राइवेट कार्यालयों में कस्टमर देवता। ये रियलिटी है। आप एसबीआई बैंक चले जाइए, आप पीएनबी बैंक चले जाइए, वहां पर अगर 1.5 किलोमीटर भी लंबी लाइन लगी हुई है ना, तो एक खिड़की खुली है तो एक ही पे काम होगा। सामने वाले को 6 बजे तक काम करना है तो 6 बजे तक ही करेगा, हो सकता है 5 बजे खत्म कर दे। लंच का टाइम अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन लगी है लगी रहने दो, पहले लंच करेगा 2 घंटे, उसके बाद में ही काम करेगा। लेकिन आप ये चीज प्राइवेट में चले जाओ, प्राइवेट में अगर भीड़ है, आपके आधा घंटा आपका एक्स्ट्रा हो गया, तो वहां पर जो है प्यून जो है आपके लिए ट्रेन में गिलास भर के पानी लेके आ जाएगा, सब पानी पी। उसके बाद में लगा कि ज्यादा लंबी लाइन है तो वहां का मैनेजर क्या करेगा, तुरंत 2 या 3 काउंटर खुलवा देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर काम किया जा रहा है, वहां पर काम करना चाह रहे हैं और यहाँ पर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 में जो लोक प्राधिकारियों की जो बाध्यताएं दी हुई है ना, उनको अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे तो फिर ये देवता नहीं कहे जाएंगे, फिर कस्टमर देवता हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जागरूक। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए जाते हैं आप आरटीओ ऑफिस जाते हैं, आप अपना डीएल बनवाते हैं। डीएल बनवाने के बाद में क्या होता है, वो लोग कहते हैं आपका डीएल बाय पोस्ट आपके घर पहुंचेगा। ठीक है, पहुंचेगा। अब डीएल में क्या करते हैं, जो आप एड्रेस लिखते हैं फॉर्म में, वो एड्रेस नहीं लिखा जाता, उसमें जानबूझकर कोई ना कोई मिस्टेक कर दी जाती है। उसके बाद में जब आप वहां पर बार बार चक्कर मारने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमने रजिस्ट्री कर दी है, ये इसका इंडिया पोस्ट का की रसीद है, आप एक काम करो इसको ट्रैक करते रहो। उन्हें मालूम है घर तक पहुंचना नहीं है। इंडिया पोस्ट की रसीद, इंडिया पोस्ट की जो रसीद होती है 10-12 कोड की होती है, 10-12 डिजिट की कोड की होती है, आईएन से शुरू होता है। उससे एक सेकंड की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपका डाक कहाँ पहुंची है, किस जगह पहुंची है। तो उससे वो क्या देखता है, उससे उसे पता चलता है कि वो तो वापस चली गई। फिर वो बेचारा वापस जाएगा ऑफिस, आरटीओ कार्यालय जाएगा तो वहां पर 100-200 रुपए की पूजा करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में वो निकाल के आपको दे देगा, भाई आपके एड्रेस पे पहुंच नहीं पाई, वापस आ गई, दीजिए पकड़ो। और अगर आपने नहीं दी तो फिर 2-4 दिन के लिए आपको ठहरा देगा। क्या किसी व्यक्ति ने आज तक एक आरटीआई डाल के ये पूछा है कि ऐसे कितने डीएल हैं जो बाई पोस्ट वहां से वापस आते हैं, और ऐसे कितने डीएल है जिसपे जो कस्टमर का एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस लिखा गया है या उसमें मिस्टेक की गई है, और अगर मिस्टेक की गई है तो क्यों की गई है, अगर मिस्टेक हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है,
क्या लोक प्राधिकारी जो वहां पर बैठा हुआ है, आरटीओ जो है या उससे बड़ा कोई अधिकारी वहां बैठा हुआ है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सारे के सारे डीएल वापस क्यों आ रहे हैं और मैनुअल तरीके से पैसे लेके क्यों दिए जा रहे हैं? तो क्या है, हम लोग खुद जागरूक नहीं है। तो अध्याय 4 में आपको यही सारी चीजें पढ़नी है। तो अध्याय 2 में सॉरी आपको यही सारी चीजें पढ़नी है। तो अध्याय 2 में हम बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 में देखिए क्या है। 3 में है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार किस किस को है? भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, कार्यालय में जाकर किसी भी चीज की सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर विदेशी नागरिक को सूचना का अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 में है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। इसमें 4 का दिया हुआ है। 4 का कहता है कि लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं धारा 4 में। जिसमें 4 का के तहत आता है कि लोक प्राधिकारी, किसी भी ऑफिस का लोक प्राधिकारी है, उसको अपने सारे के सारे डाटा, जितना भी डाटा है, उसको इस क्रम में सूचीबद्ध करके ऐसे तरीके से रखना है जो कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर पहुंचता है तो आसानी से उसको सारी की सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाए। और ये सारा काम करने के लिए उसे 120 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है ना? और इसके अलावा पूरी की पूरी अपडेशन उसको वेबसाइट पे भी करनी होगी। पूरा का पूरा अपडेट वेबसाइट पे करना होगा। प्रत्येक लोक प्राधिकारी को, तो धारा 4 में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं दी गई है। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं क्या है? देखिए, प्रत्येक लोक प्राधिकारियों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए? 4-5 कार्य मैं आपको गिना जा रहा हूँ। कार्य है अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमिकाबद्ध ऐसी रीति से रखेगा जो सूचना देने में आसानी। इसके अलावा वेबसाइट पे भी अपडेट करे। इसके अलावा उसे सारे के सारे, देखिए, अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित, यानी कि एक इंडेक्स बनाकर अनुक्रमिक बद्ध से, यानी कि क्रमवार ऐसे ढंग से रखेगा, ऐसे तरीके से रखेगा कि यदि कोई व्यक्ति सूचना मांगने आता है तो उसको सूचना देने में आसानी हो। इसके अलावा वेबसाइट पर पूरी तरीके से अपडेट करेगा। ये आपके 4 का के तहत आता है। ठीक है ना? उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में खा है। उसके बाद खा है, चार खा में कह रहा है इस अधिनियमन के 120 दिन के भीतर, जैसे ही अधिनियम लागू होता है, अधिनियमन के 120 दिन के भीतर उसको बहुत सारे मेन कार्य करने होते हैं, जो कि आज की डेट में मैं सोचता हूँ शायद ही कोई करता हो, लेकिन इसमें बाध्यता के तौर पे दिया हुआ है। आरटीआई के माध्यम से कोई नहीं पूछता है कि आगे ऐसा क्यों नहीं किया गया। देखिए इसमें क्या क्या काम दिए गए करने के लिए। 120 दिन के भीतर जो इसको क्या क्या करना है? पहले नंबर पर अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य की सूची तैयार करनी है उसको। यानी कि उसके संगठन में, उस प्राधिकारी के अंदर में कौन कौन से कार्य होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, उनमें कार्य कौन कौन से होते हैं और उन कार्यों और उन लोगों का कर्तव्य क्या है, इसकी सूची उनको जो है वहां पर ऑफिस में रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ उसे वेबसाइट पे भी अपडेट करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है आपका अपने अधिकारियों, कर्मचारियों की कर्तव्य अपडेट करने हो। अभी आज की डेट में आप जैसे ही जाते हैं ना, किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो आपको वहां से टाला दिया जाता है कि आप आज बड़े बाबू नहीं है, आज काम नहीं हो पाएगा, आज सर नहीं आए इसलिए आज काम नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। प्रत्येक प्राधिकारी को अपने कर्मचारियों की शक्तियां, यानी कौन से कर्मचारी की कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, कौन कौन सा काम कर सकता है, उसकी अनुपस्थिति में कौन व्यक्ति काम करेगा, वो सारी चीज देनी चाहिए। और उनके कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें वेबसाइट पे अपडेट होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में शायद ही कोई अपडेट करता है और ना ही हम चाहते हैं कोई अपडेट करे। ठीक है ना? क्योंकि हम जागरूक है ही नहीं। उसके बाद में तीसरे नंबर पर बात आती है विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है। ठीक है ना? विनिश्चय करने की प्रक्रिया यानी कि वहां पर किसी काम को निश्चित तरीके से करने की प्रक्रिया,
उसको पालन करने की प्रक्रिया, उसको पर्यवेक्षित करने की प्रक्रिया, निरीक्षित करने की प्रक्रिया और प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व भी उसमें शामिल है। ठीक है ना, ये सारी चीजें वहां के ऑफिस के बुक में जो है बुक में अपडेट होनी चाहिए, प्लस वेबसाइट पे अपडेट होनी चाहिए। कहा है अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, धारा 4 के के चौथे पाठ में कह रहा है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन द्वारा स्थापित मापदंड, यानी प्रत्येक कर्मचारी को उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है और स्वयं ही मापदंड करना है। ऐसा तो नहीं है अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग पर डे के वो 2000 रुपए सैलरी ले रहा है और काम वो 2 रुपए का भी नहीं करता है ना, तो उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन का मापदंड स्वयं करना है। क्या ऐसा हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से धारा 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानकारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय के अभाव में पूरी डिटेल में इसमें नहीं दूंगा, बच्चों को मैं मैनुअल जो है कॉपी दे दूंगा और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्क्रीन पर मैं धारा 4 पूरी की पूरी पेश कर दूंगा और आप लोग चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की जो है पूरी पीडीएफ सरकार के द्वारा अटेस्टेड पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 में क्या है जरा देखते हैं। धारा 5 में है लोक सूचना अधिकारियों के पद नाम से संबंधित है, यानी कि उनके कौन कौन से पद है, क्या क्या नाम है। क्या है? लोक सूचना अधिकारियों के पद नाम से संबंधित है। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि लोक प्राधिकारियों के पद नाम से संबंधित कौन सी धारा है, तो वो है धारा 5 है। ठीक है, अध्याय कौन सा है? अध्याय 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं धारा 6 की। धारा 6 में क्या है दिया हुआ है? सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। ठीक है ना, सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। धारा 6 में सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। अब सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कई तरीके से आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी कि आप ईमेल के माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट जाइए और वहां पर लिखित में अगर आप वहां पर एप्लीकेशन अपनी देते हैं उससे भी सूचना प्राप्त हो जाएगी, या पोस्ट ऑफिस ईमेल के द्वारा अपना सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेल या ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या साधारण मेल के माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के बारे में दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और एक खास बात, इतना अच्छा कानून है ये कि एक अनपढ़ आदमी भी डायरेक्ट जाकर सूचना प्राप्त कर सकता है और वहां पर जाके बोल सकता है कि मुझे इस बात की सूचना चाहिए, तो वहां से पर संबंधित प्राधिकारी को उस व्यक्ति को भी, उस अनपढ़ व्यक्ति को भी सूचना देनी होगी। कैसे देना आपको बता देता हूँ। वो पहले आप जिस चीज की सूचना मांग रहे हैं उसको एक कागज पे लिखेगा, कागज पे लिखने के बाद में आपके सिग्नेचर या अंगूठा का निशान लेगा, आपको पढ़ के बताएगा। आपको अगर लगता है कि अधिकारी गलत पढ़ रहा है तो आप किसी थर्ड पर्सन से पढ़वा सकते हैं। उसके बाद में पढ़वाने के बाद में उसमें आपके सिग्नेचर या अंगूठे का निशान लेगा, फिर उसके बाद में उसको सूचना देनी होगी। ठीक है ना, तो सूचना प्राप्त करने के कई तरह के अनुरोध हैं, कई तरीके से हम वहां पर इन ऑफिसों में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, संबोधित किसको करेंगे? लोक सूचना अधिकारी को भी संबोधित कर सकते हैं, सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी हम संबोधित करके सूचना प्राप्त करके एप्लीकेशन द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। खास बात मैं बता देता हूँ, जो शुल्क लगता है वो 10 रुपए का शुल्क लगता है और उसके बाद में जो अतिरिक्त पेज होते हैं वो 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से अतिरिक्त चार्ज लगता है। और एक खास बात बता दूं, कोई व्यक्ति अनपढ़ है उसे भी सूचना मिल सकती है। नियायिक गरी में ये तो जब ये जो 10 रुपए और 2 रुपए अतिरिक्त वाले जो शुल्क होते हैं, अगर ये शुल्क देने की कंडीशन में नहीं है, अर्थात वो बीपीएल है, बीपीएल बिलो टू पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे का व्यक्ति है, तो उसको ये शुल्क भी नहीं लगेगा और संबंधित प्राधिकारी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क सूचना प्रोवाइड कराएगा। तो धारा 6 में ये सारी चीजें मेंशन की गई है। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं धारा 7। धारा 7 में है अनुरोध, यानी सूचना के लिए अनुरोध का निपटारा। इसमें क्या है? सूचना के लिए अनुरोध का निपटारा धारा 7 के तहत आता है। किस तरीके से आता है? कोई भी सूचना आपने अगर मांगी है, अगर डायरेक्ट आप जाके मांगते हैं तो अधिकतम 5 दिन के अंदर सूचना आपको प्रोवाइड करेगा। मेल या ईमेल के माध्यम से मांगते हैं तो अधिकतम 30 दिन के अंदर आपको सूचना और संबंधित अधिकारी सूचना प्रोवाइड कराएगा।
और हाँ, अगर सूचना किसी दो विभाग से संपर्क रखती है, यानी कि आपने ऐसी सूचना मांगी है जो कि दो विभागों से कनेक्ट करनी है संबंधित अधिकारी को, तो उसमें 11 दिन और ऐड कर दीजिए, यानी कि 41 दिन के अंदर आपको सूचना वो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना। अगर सूचना किसी के जीवन मृत्यु से संबंधित है तो वो सूचना आपको 48 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना। ये होता है सूचना का निपटारा, यानी इस तरीके से आप जो सूचना मांगते हैं उन सूचना को मैक्सिमम समय सीमा के अंदर संबंधित अधिकारी द्वारा उसका निपटान किया जाएगा, यानी सूचना आपको प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद में है धारा 8। धारा 8 में सूचना प्रकट किए जाने की छूट। ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो पब्लिक अगर आप किसी प्राधिकारी से मांगती है तो वो सूचना ना देने के लिए छूट प्रदान की गई है, उसकी विशेषताएं दी गई है धारा 8 के। इसको रिमूव करता हूं, उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसमें पहले मैं मेन पॉइंट लिखवा देता हूं, बाकी तो आप लोग समझ जाएंगे। पहला पॉइंट है देश या राज्य की एकता व अखंडता, यानी किसी अपने देश के राज्य की एकता या अखंडता को अगर वो सूचना प्रकट करने से खतरा महसूस हो सकता है तो वो सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। दूसरी चीज है, दूसरा है कि अगर दूसरे में है अगर न्यायालय या संबंधित अधिकारी या न्यायालय ने संबंधित अधिकारी ने निषिद्ध कर रखा है सूचना देने के लिए, निषिद्ध कर रखा है, तो उस संबंधित सूचना देने में छूट प्रदान की गई है, आपको सूचना नहीं दी जाती। इसके अलावा अगर नंबर 3 की बात करते हैं, संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन, यानी कि किसी संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का यदि हनन होता है वो सूचना देने से, तो भी अधिकारियों को वो सूचना देने के लिए छूट प्रदान की गई है। ठीक है ना। और सूचना देने के लिए छूट प्रदान करने का मतलब आप लोग उल्टा मत ले लीजिएगा, अधिकारियों के लिए सूचना देने की छूट प्रदान की है, अर्थात अगर आप सूचना मांगते हैं, इन विषयों पे सूचना मांगते हैं, अधिकारियों को छूट है, वो इन विषयों पर आपको सूचना नहीं दे सकता, है ना। चौथे नंबर पे आप ले सकते हैं विदेशी कार्यों के विश्वास का अगर हनन होता है तो आपको सूचना नहीं दी जाएगी। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि विदेशों में स्विस बैंक में हमारे देश का कितना काला धन भरा हुआ है, तो वहां के बैंक के कर्मचारियों ने या वहां के विदेश मंत्रालय ने हमें इस भरोसे में सूचना दे दी कि सूचना तो हम दे देंगे आपको, लेकिन ये प्रकट नहीं होनी चाहिए कि कहां से मिली। तो उस कंडीशन में यदि उस सूचना को कोई मांगता है और विदेशी विश्वास टूटता है तो वो सूचना नहीं दी जाती। इसके अलावा मंत्रिमंडल के कार्यों में जो सूचनाएं अगर कोई लेना चाहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, कैबिनेट मंत्रियों की जो बैठक होती है, उसकी सूचना आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती। कोई अपराधी पकड़ा गया है, उसके ऊपर अभियोग चलाया जा रहा है, या पकड़ने में कोई या किसी अपराधी को पकड़ने में आपकी सूचना देने से प्रॉब्लम खड़ी होती है तो वो सूचना आपको नहीं दी जा सकती। किसी बिजनेस से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित अगर लगता है कि सूचना देने से उसकी यूएसपी खत्म हो जाती है तो वो सूचना आपको नहीं दी जा सकती। कॉपीराइट से संबंधित अगर कोई सूचना आप मांगते हैं तो वो सूचना आपको नहीं दी जा सकती। तो इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं हैं जो धारा 8 सूचना प्रकट किए जाने की छूट के तहत आती है, जिसके तहत आपको सूचनाएं नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। इसी में धारा 9 की अगर बात करते हैं, इसी में धारा 9 की बात करते हैं, अगर धारा 9 इसी चैप्टर की धारा 9 में, तो कॉपीराइट से संबंधित है, यानी कि वो सूचना आपको नहीं दी जा सकती जो कॉपीराइट से संबंधित है। धारा 9 में वो सूचना आपको नहीं दी जा सकती जो कॉपीराइट से संबंधित है। धारा 10 में है पृथक्करणीयता। अब पृथक्करणीयता क्या होता है? आप यदि किसी विभाग में किसी सब्जेक्ट से संबंधित सूचना मांगते हैं, लेकिन उसका संबंधित अधिकारी कहता है कि हम आपको ये पूरी सूचना तो नहीं दे सकते, लेकिन उस सूचना का कुछ भाग आपको अगर हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो जो भाग प्रोवाइड कराया जाता है उसको बोलते हैं पृथक्करणीयता, यानी कि उस सूचना से थोड़ा भाग पृथक करने का मतलब अलग करना, उस संपूर्ण सूचना से थोड़ा सा भाग अलग करके आपको प्रोवाइड करने की प्रक्रिया को पृथक्करणीयता कहते हैं, और ये इसके तहत प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद में आता है धारा 11। धारा 11 की बात करते हैं। धारा 11 में है पर व्यक्ति सूचना। पर व्यक्ति सूचना मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर आप सूचना मांगना चाहते हैं तो भी सूचना आपको नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। और एक खास बात बता दें, अगर आप
किसी अधिकारी की पर्सनल लाइफ के बारे में सूचना मांगते हैं तो भी सूचना नहीं दी जा सकती। अर्थात वो सूचना भी आपको नहीं दी जा सकती जो सूचना किसी लोकहित या किसी कार्य की ना हो, वो सूचना आपको नहीं दी जा सकती। ठीक है ना। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अपने कुछ उसके सीक्रेट्स होती है, उससे संबंधित अगर आप सूचना मांगते हैं तो वो सूचना आपको नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप सूचना मांगते हैं किसी अधिकारी से कि सर आप सुबह उठ के कितने बजे आप फ्रेश होने जाते हैं, ये कोई सूचना थोड़ी हुई। या आप दिन में 2 टाइम पेस्ट करते हैं कि एक ही बार पेस्ट करते हैं, खाना 4 बार खाते हैं कि 2 बार खाते हैं, ये उसकी पर्सनल लाइफ से संबंधित सूचना हुई। इस तरह की भी अगर आप सूचना मांगते हैं तो आपको सूचनाएं नहीं दी जाएगी। तो ये जो आपकी धारा थी, धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11, ये सूचना ना प्रकट करने की कंडीशन को दर्शाती है कि किस किस कंडीशन में कौन सी सूचनाएं आपको नहीं दी जा सकती। ठीक है ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इस तरह से आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो गया, यानी कि अध्याय 1 और अध्याय 2 खत्म हुआ। ठीक है ना। अध्याय 3, 4, 5 और 6 कोशिश करेंगे अगली वीडियो में खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें 3 फेज भी जुड़ा हुआ था, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। हमारा प्रयास रहेगा कि अगली वीडियो में आपका या अगली क्लास में आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो आज की क्लास ये खत्म होती है। पूरी क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर वही विनती है कि आप अधिकतर यदि लगता है कि आपको इस मेहनत का प्रतिफल देना उचित है तो आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 10-15 लोगों में शेयर कीजिए ताकि संबंधित लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। मैं सोचता हूँ आम नागरिक के लिए भी ये उचित है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए अधिकतम लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।